नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 में हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दौरे से सीएम भूपेश बघेल वापस, उन्होंने उन्हें जीत की बधाई दी। वहीं प्रियंका गांधी से भी सीएम ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत की संभावना उन्होंने बताई है। तो दिल्ली दौरे से अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वापस लौट आए हैं। वो दिल्ली के दौरे पर थे। दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उनसे मुलाकात करके उन्होंने जीत की शुभकामनाएं उन्हें प्रेषित की। इसके साथ ही आलाकमान से भी उनकी मुलाकात हुई है। प्रियंका गांधी से उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात के क्या मायने हैं ये भी हम समझेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी से हिमाचल चुनाव पर चर्चा होने की बात सीएम भूपेश बघेल ने कही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की जीत की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, दिल्ली दौरे से सीएम भूपेश बघेल वापस लौट आए हैं और वापस आने के बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर बयान भी दिया। उनका कहना है कि सीएम जयराम ठाकुर ने जनहित के लिए काम नहीं किया है। प्रियंका गांधी से हिमाचल चुनाव के बारे में चर्चा की बात भी उन्होंने कही। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस की जीत की पूरी संभावनाएं इस वक्त बन रही हैं। हिमाचल प्रदेश में संभावनाएं अच्छी है कांग्रेस की। लोग जयराम ठाकुर की सरकार से बेहद खफा हैं, नाराज हैं। उन्होंने जो वादे किए थे उसको पूरा भी नहीं किया। और दूसरा जो महंगाई, बेरोजगारी और ये अग्निवीर, क्योंकि वहाँ के लोग सेना में बहुत भर्ती होते हैं, तो उनसे भी काफ़ी नाराज हैं। बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश से सीएम शिवराज सिंह चौहान को स्टार प्रचारक बनाया गया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश से सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम को शामिल किया गया है। तो हिमाचल चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारी जोरों पर है। भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ ही मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है। चलिए रुक करेंगे कुछ और खबरों का। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को भले ही सरकार ने दीपावली के पहले वेतन की सौगात दे दी हो, लेकिन अब इस प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने सरकार से मांग की है कि सिर्फ दीपावली से पहले वेतन देने से बात नहीं बनेगी, बल्कि कर्मचारी सहित कांग्रेस की पुरानी मांग पर सरकार तत्काल अमल करे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार धनतेरस के पहले सरकारी कर्मचारियों के एरियर्स और डीए का भुगतान करे। लेकिन जो एरियर्स है और डीए है, ये भी दिवाली के पहले दिए जाते हैं, क्योंकि दिवाली का एक ऐसा अवसर होता है कि व्यक्ति और खासतौर से कर्मचारी साल भर का पूरी मैनेजमेंट इस दिन करता है। जिनको धनतेरस के दिन एरियर से लेके डीए से लेके अगले महीने की तनख्वाह सब मिल जाती है। जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत युवाओं का देश है, लेकिन दुर्भाग्य से ये बात कांग्रेस समझने को तैयार नहीं। उलट इसके कांग्रेस सिर्फ युवाओं की बात करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में युवाओं की कोई भी भूमिका नहीं रहती, जिसका नतीजा है कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में भी युवाओं को दरकिनार कर पार्टी की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे उम्रदराज बुजुर्ग को दी गई है। हालांकि मंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा कि वो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले द्वारा कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए नाना पटोले पर कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार चलाना कांग्रेस को कम से कम अब युवा नेतृत्व को मौका देना चाहिए। कमलनाथ जी हो गए, इतना दिन हो गया, न तो कांग्रेस इस बात को समझने को तैयार है कि देश दुनिया का सबसे युवा देश है, तो स्वाभाविक रूप से युवाओं की बात सुने। न दिल्ली में उनकी बात सुनी गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने तो वो अपने बुजुर्ग व्यक्ति को लेकर के आए। मैं बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विभागीय योजनाओं और प्लानिंग का खाका पेश किया और दावा किया कि नगरीय निकायों की सड़कों का सुधार हर हाल में 1 महीने के अंदर कर दिया जाएगा। बता दें कि महाकाल कॉरिडोर में घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू के एक्शन लिए जाने के मामले में उन्होंने साफ किया कि अब तक मामले में सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली। उन्होंने ये भी दावा किया कि भोपाल का नया मास्टर प्लान 2031 जल्दी लागू किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में तेजी से विकास कर रही है और हमारे नगरीय विकास विभाग है लगातार भारत सरकार से अवार्ड मिल रहे हैं। मास्टर प्लान में भी आवासीयों को जमीन का प्रावधान हम लोगों ने किया हुआ है। इसके अलावा जो माफियाओं की जमीन है उस पर वृद्धाश्रम, स्कूल और दफ्तर वगैरह ये भी इसमें है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी नेताओं पर बिना नाम लिए तंज कसाया। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट में लिखा कि उनकी विधानसभा में एक बीजेपी नेता ने वेटनरी डॉक्टर से कहा कि किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता का काम नहीं करना, जिस पर डॉक्टर ने कहा कि मैं कैसे पता करूं कि कौन सी गाय या भैंस कांग्रेस की है या फिर बीजेपी की। भाजपा के एक नेता ने एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाकर कहा कि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता का काम मत कर। और वेटनरी डॉक्टर ने कहा, महोदय मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूँ, कैसे पता करूँ कि ये भैंस, गाय, बकरी कांग्रेस की है या भाजपा की। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर उतर आई है और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता को परेशान किया हुआ है। अब रुक करेंगे टीकमगढ़ का। टीकमगढ़ में मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश्वरानंद महाराज ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस की डीएनए में गौ सेवा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन गौ संरक्षण के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार गौवंश के संरक्षण की दिशा में बेहतर काम कर रही है। हालांकि उन्होंने जिले में गौवंश की दुर्दशा को लेकर दुख भी जताया है। 60-62 वर्ष तक कांग्रेस ने शासन किया, उन्होंने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जो महात्मा गांधी की मंशा के अनुरूप होता। इसलिए कांग्रेस की डीएनए में गौ सेवा नहीं है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और 20 अक्टूबर को अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कें नहीं बनने से नाराज ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जूते चप्पल त्याग दिए थे। सड़कें नहीं बनने पर उन्होंने जनता से माफी भी मांगी और अब इस पर ग्वालियर से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने तीखा तंज कसा है। प्रवीण पाठक ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि अगर मंत्री ने अपने चप्पल जूते त्याग दिए तो क्या जनता सड़क पर चलना छोड़ दे। आपको बता दें कि सड़क निरीक्षण के दौरान समस्या सुनने के बाद मंत्री तोमर ने सड़क ठीक होने तक नंगे पांव रहने का संकल्प लिया था। अरे चप्पलें छोड़ने से क्या होने वाला है? क्या ग्वालियर की जनता क्या करे? ग्वालियर की जनता क्या रोडों पर चलना छोड़ दे? और मैं बहुत स्पष्ट तौर पर बोलना चाहता हूं कि जब आपको ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है, आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है, उसके बाद भी यदि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे, आप स्वयं को जनसेवक कहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके दल में, आपकी सरकार में आपकी जनता की सुनवाई नहीं हो पा रही है, ग्वालियर की उपेक्षा की जा रही है, तो ऐसी पार्टी को तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। सुप्रीम कोर्ट से ग्वालियर चंबा संभाग के 35 नर्सिंग कॉलेजों को अंतरिम राहत मिल गई है। फिलहाल सीबीआई इन नर्सिंग कॉलेज की जांच नहीं करेगी। आपको बता दें कि दरअसल 35 कॉलेज की मान्यता में गड़बड़ी की जानकारी के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता ने पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा। सीबीआई को 3 महीने में नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट पेश करनी थी, जिसको लेकर नर्सिंग कॉलेज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जिन्हें फिलहाल अंतरिम राहत मिल गई है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को की जानी तय की गई है। खबर जबलपुर से, जहां सेंट्रल किडनी हॉस्पिटल में फर्जीवाड़े को लेकर बनी एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया। जांच में एसआईटी ने यह खुलासा किया है कि हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत 4000 मरीजों का इलाज किया गया और सरकार से करोड़ों रुपए की राशि हासिल कर ली गई। अस्पताल में फ्री हेल्थ चेकअप के नाम पर आयुष्मान कार्डधारियों को भर्ती किया जाता था और फर्जी बिल दिखाकर हितग्राहियों के नाम पर मिलने वाली राशि को अस्पताल संचालक ले लेता था। इतना ही नहीं, अस्पताल के संपर्क में कई दलाल भी सक्रिय थे, जो कि 5 से 10 हजार की रकम लेकर लोगों को यहां लाया करते थे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी जांच टीम के हाथ लगे हैं। बता दें कि अस्पताल में खुलासे के बाद अस्पताल संचालक डॉक्टर अश्विन पाठक और उनकी पत्नी डॉक्टर दुहिता पाठक जेल में बंद हैं। ग्वालियर में मिलावटी मावे की सप्लाई रुकने का नाम नहीं ले रही। जिला प्रशासन ने मुखबिर की सूचना पर गोदाम पर छापामार कार्रवाई की।
इस दौरान टीम ने 16 क्विंटल मावे को जब्त किया है। बता दें कि पूछताछ में ये बताया गया कि नकली मावा कास्टिक सोडे से बनाया जा रहा था। वहीं मामले में 2 लोगों के नाम अब सामने आए हैं। हालांकि प्रशासन विभाग की कार्रवाई जारी है। वहीं पूरे मामले की जानकारी ली हमारे संवाददाता नासिर कौरी ने। ग्वालियर में एक बार फिर प्रशासन ने रेड की है और जिसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मावा मिला है 1575 किलो ये मावा मिला है। और जैसा कि संदेह बताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं मिलावट हो सकती है और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई के दौरान 2 लोग मिले हैं और वो इस स्थान का पता नहीं बता पा रहे, जानकारी सही से नहीं दे पा रहे। हालांकि प्रशासन की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई है, सैंपलिंग की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भोपाल में पिछले दिनों जो सैंपल फेल हुए थे जिसमें कहा गया था कि ये कास्टिक सोडा से मिला हुआ है, वो जबर सिंह नरवरिया के नाम पे था। उसी के नाम पर ये गाड़ी भी रजिस्टर्ड है। इसी गाड़ी से ग्वालियर से भोपाल भेजने की तैयारी थी। हमारे साथ में एसडीएम साहब हैं। किस तरह की कार्रवाई है अभी, क्या शुरुआती दौर में क्या लगातार जानकारी मिल रही थी कि भिंड से मावा आ रहा है और वह यहाँ से भोपाल भेजा जाता है। तो कल गोपनीय सूचना मिली थी, उसमें से आज यहाँ पर कार्रवाई की गई है और लगभग 35 डलिया पकड़ी है और जो यहाँ से भोपाल भेज रहे थे। कोई क्लेम करने आया कि ये मावा हमारा है या कुछ? अभी ये 3 लोग हैं, ये बता रहे हैं कि कुछ लोग बता रहे हैं कि हम मोरावली के रहने वाले हैं और वहाँ से कुछ डलिया लाए हैं। ये लोग मान रहे हैं कि उनकी डलिया है, तो हम सैंपलिंग और इसकी जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं आगे। देखिए, जहाँ पर ये कार्रवाई की गई है ये यानी कि ग्वालियर शहर से बहुत आउट एरिया में पड़ता है और पहले भी भोपाल में जो मावा पकड़ा गया था उसका नाम चर्चा में था। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में उसके नाम पर एनएसए की प्रस्तावित कार्रवाई भी है। तो अब देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद अब किस तरह का एक्शन लिया जाता है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IPC 24 ग्वालियर। बढ़ेंगे आगे। भानु प्रतापपुर के अंतागढ़ क्षेत्र में 50 वर्षीय मरीज को अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली। टीबी के मरीज की जब हालत बिगड़ने लगी और एम्बुलेंस नहीं मिली तो गांव के लोग हाथ पर लेकर उसे अस्पताल के लिए निकलने को मजबूर हो गए। बता दें कि 5 किलोमीटर तक खटिया पर ले जाने के बाद मरीज के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था हो पाई। बड़पारा तक खटिया में बहुत के लाए। कतिक दूरी है? 5-6 किलोमीटर। तो अभी यहाँ इलाज पर क्या बोलते हैं? अब अभी यहाँ से कांकेर इधर करो कथे। दुर्ग के अमलेश्वर में दिन दहाड़े सराफा कारोबारी की गोली मारकर हत्या करने वाले 4 आरोपी को अब पुलिस ने बनारस से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि हत्यारे 2 ही हैं। वहीं सीसीटीवी खंगालने पर उनके सहयोग करने वाले 2 और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। मृतक सुरेंद्र सोनी आरंग निवासी थे और हत्यारे भी पिछले 5 दिनों से आरंग में ही छिपकर रह रहे थे। पुलिस को आशंका है कि इसमें किसी परिवार के ही व्यक्ति का हाथ हो सकता है। वहीं हत्या में इस्तेमाल की गई आरोपियों की बाइक को रायपुर से बरामद किया गया है। दोनों ही आरोपियों की पहचान पुलिस ने देर रात कर ली थी। इसी बीच बिलासपुर में ब्लैक कलर की कार में रायपुर बिलासपुर होते हुए मध्य प्रदेश भागने के पुलिस को इनपुट मिले, जिसके बाद यूपी के बनारस में आरोपियों का लोकेशन ट्रेस किया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया। कल अमलेश्वर में 1 से 1:30 बजे के बीच में व्यापारी सोनी को 2 लोगों ने गोली मारी। 2 लोग बाहर बाइक में इंतजार कर रहे थे। कुल 4 लोग पहले बाइक में हत्या करके फरार हुए और आज बनारस में करीब 4 बजे के करीब इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजधानी से लगे अमलेश्वर में सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या के बाद बीजेपी ने प्रदेश में बढ़ते अपराध पर रोक लगाने और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की। बीजेपी रायपुर जिले के व्यापार, आर्थिक और व्यवसायिक प्रकोष्ठ ने आजाद चौक में गांधी प्रतिमा के नीचे काली पट्टी बांधकर मौन धरना दिया। वहीं भाजपा नेताओं ने अमलेश्वर में व्यापारी की हत्या की घटना की निंदा करते हुए सरकार से व्यवसायियों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग रखी। बढ़ेंगे आगे। रायपुर से लगे अमलेश्वर में हुई सराफा व्यापारी की हत्या के बाद रायपुर के आउटर के इलाकों में भी पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग अब तेज होने लगी है। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले में पैदल मार्च निकाला। चैंबर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक त्योहार के वक्त अमलेश्वर में हुई वारदात के बाद व्यापारी दहशत में है। इसके साथ ही मार्केट में भय का वातावरण भी है। वहीं जल्द ही सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री से मुलाकात की जाएगी। रायपुर की अगर बात की जाए तो मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आउटर इलाकों में पुलिस गश्त को बढ़ा दिया है। साथ ही सादी वर्दी में भी पुलिस के जवानों को बाजार में तैनात किया गया है। व्यापारियों के बीच में भय का माहौल और एक अनिश्चितता का माहौल लेके आ रहा है।
हम लोग होम मिनिस्टर साहब से इसको मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। खाली रायपुर दुर्ग की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में हर बाजार में टीम बढ़ाने के लिए जो भी हिदायत देनी हो वो हिदायत दें, ताकि इस प्रकार की घटना दिवाली के बाद भी इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। लगातार पेट्रोलिंग रायपुर पुलिस के द्वारा की जा रही है। वर्तमान में दिवाली त्यौहार को देखते हुए बहुत सारे बल जो इम्पोर्टेंट चिन्हांकित एरिया है, मार्केट एरिया है, आउटर एरिया है, उसमें सिविल में भी लगाए गए हैं। इसके अलावा जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो लगातार सिटी के चारों तरफ आउटर एरिया में लगातार भ्रमण भी कर रही है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई नेता इमरान खान को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई। इस फैसले के खिलाफ इमरान समर्थकों ने चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया और जवानों से हाथापाई करते हुए हवाई फायरिंग भी की। अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी एलएसी पर भारतीय सेना का अटैक, हेलीकॉप्टर रुद्र क्रैश हो गया। वहीं हेलीकॉप्टर से 2 पायलट समेत कुल 5 लोग सवार थे। 4 लोगों के शव बरामद किए गए, बाकी एक के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारतीय सेना ने इस सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में 3 हेलीकॉप्टर लगाए हैं। नफरती बयानों यानी हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि 21वीं सदी है, हमें एक धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु समाज होना चाहिए, लेकिन आज घृणा का माहौल है, सामाजिक ताना बाना बिखरा जा रहा है। हमने ईश्वर को कितना छोटा कर दिया, उसके नाम पर विवाद भी करते हैं। बढ़ेंगे आगे। भोपाल के गौहर महल में दीपोत्सव मनाया गया। हर साल मनाया जाने वाला ये उत्सव पिछले 2 साल से कोरोना के चलते नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस साल इसे बड़े पैमाने पर मनाया गया। बता दें कि 2022 दिए जलाकर महल में रोशनी की गई। वहीं मेले में प्रदेश के सभी जिलों से आए कारीगर और कलाकारों ने इस बार भी मेले में करीब 52 स्टॉल लगाए। संस्कृति विभाग और इन्हीं कारीगरों और कलाकारों ने मिलकर दीपोत्सव यहां मनाया। वहीं मेले का जायजा लिया संवाददाता नीलम गुरवे ने। राजधानी भोपाल के गौहर महल में बड़े पैमाने पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है और जिसके तहत करीब 2022 दिए जलाकर महल में रोशनी की गई है। आप ये नज़ारे देख सकते हैं कि ढेर सारे दियों से महल में रोशनी की गई है। दीपोत्सव मेला हर साल गौहर महल में दिवाली के दौरान लगाया जाता रहा है, पर पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण ये आयोजन नहीं हो पा रहा था। पर अब जब कोरोना का साया उठ चुका है, दूर हो चुका है, तो ऐसे में इसे बड़े पैमाने पर इस बार फिर मनाया जा रहा है और साल 2022 के ही मुताबिक करीब 2022 दिए यहां पर जलाकर रोशनी की गई है। दीपोत्सव मेले के तहत मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों और कस्बों से कारीगर कलाकार आते हैं अपनी कलाकृतियों को लेकर के, और इन्हीं कारीगरों के द्वारा जो है ये मेला हर साल मनाया जाता है। दीपों से रोशनी की जाती है और इस साल भी यहाँ पर जगमग दियों से रोशनी की गई है और राजधानी भोपाल में इस दीपोत्सव के साथ ही दीपावली पर्व की भी शुरुआत हो चुकी है। कैमरा पर्सन वीरेन के साथ नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।